গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ সৈতে মই বাপুৰি আজি নিম্ন সদনত সংবিধান বিতৰ্কৰ দ্বিতীয়টো দিন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি সদনত সংবিধান বিতৰ্কৰ উত্তৰ দিব সংবিধান বিতৰ্কৰ দ্বিতীয় দিনা সদনত শাসক বিৰোধীৰ মাজত প্ৰশ্নোত্তৰেৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সংবিধান বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত দীঘলীয়া বক্তব্য ৰাখে কিৰেণ ৰিজিজুৱে বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে মূলতঃ 5টা অভিযোগ আনে কিৰেণ ৰিজিজুৰ অভিযোগ বিৰোধীয়ে সংবিধানৰ মূল্যবোধক সন্মান নকৰে বিৰোধীয়ে আম্বেদকাৰৰ সংবিধান और এই মুহূৰ্তে দেখাইছো লোকসভাত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খৰব কংগ্ৰেছৰ সাংসদ राहुल गांधी जब आप अदानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनका आप अंगूठा काटते हो जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स एयरपोर्ट्स डिफेंस इंडस्ट्री ये सब जब आप अदानी को देते हो हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो कॉन्स्टिट्यूशन में लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का पिछड़ों का गरीबों का अंगूठा काटते हो सर स्पीकर सर जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर 4 बजे उठकर अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आपने देखा होगा पहले हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी जब आप पेपर लीक कराते हो 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो आज बाहर दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं सही दाम मांगते हैं मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो देखिए हम कहते हैं अभय मुद्रा हम कहते हैं डरो मत आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे ये फर्क है एक तरफ कौन सर बोलिए मेरे कहना है कि हम एक मिनट प्लीज बैठिए आप बैठिए प्लीज बैठिए आप बैठिए आज हम भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा कर रहे हैं और कर भाई ये चर्चा हुई थी कि हम संविधान की चर्चा करते समय उसकी उच्च कोटि की ये अपेक्षा है आप राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि मोनोपोली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि पेपर लीक होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि अग्निवीर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा है इसलिए मैं यहाँ रेस कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं का अंगूठा काटना चाहिए उनका जो हुनर है उनसे छीना जाना चाहिए बैठे कर रहे हैं सर 5 बजे अब भी बैठे करेंगे अब कुछ नहीं बोलना है उस टाइम 5 बजे देखिएगा 5 बजे देखिएगा क्या कर स्पीकर सर मिलेगा मैं कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया हाथरस में 4 साल पहले
एक लड़की का बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है, 3-4 लोग गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया। जिन्होंने गैंग रेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का जो अंतिम संस्कार था वो भी नहीं करने दिया और चीफ मिनिस्टर ने इसके बारे में खुलकर मीडिया में झूठ बोला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Some days back, youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर साहब, हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था
If there is political equality, but no social and economic equality, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, क्योंकि एक मिनट में बुलाता हूँ ना, आप खुद ही क्यों खड़े हो रहे हो? एक मिनट। बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर, मान्य अध्यक्ष जी, पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि इन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.M. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर, इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण? और ये इन्हीं का ही है सर, मैं नहीं की पढ़ रहा हूं, जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें आगे लिखा है सर, आप चेयर को बोलो, अधिकार दिया है, चेयर को बोलो, माननीय सदस्य चेयर को। जी अध्यक्ष जी, ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। सर आप इसके प्रीफेस पे जाइए। सर, आप इसके प्रीफेस के बाद फॉरवर्ड जो लिखा सर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है, उन्होंने क्या लिखते हैं सर, कि जब संविधान बना उसके बाद सर, देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी सर, हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग फंसा के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर्स इटसेल्फ the legislative wing and the executive wing of the state on the one hand confronted the judicial wing on the other with the accusation that they had vastly approached upon the powers not given to them but given to the executive। The then law minister on 28 October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court and I quote, sir मैं quote कर रहा हूँ,
An atmosphere of the confrontation was thought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not recur. If even after the amendments confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. ये कौन कह रहा है? उस समय के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। और क्या कहते हैं सर? अगेन we are trying to save them from the temptation to intrude into the powers which do not belong to them. What we are doing today is not to save the people from the judges. ये कह रहे हैं we are trying not to save the people from the judges, but really enabling the judges to save them from themselves. This was said during the emergency which hit the nation like tsunami and brought about the realization and the constitution could not be subverted. सर, अगर ये संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसी ने देश को बचाया। राहुल जी कभी इसको पढ़कर देखिए। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का पूरा कारनामे इसके अंदर लिखेंगे, कैसे आपने धज्जियां उड़ाई। एक तो एक दूसरा ये जो कहते हैं बीजेपी के लोगों को सर ये मनगढ़ंत आरोप, सर ये अंगूठा काटने की बात करते हैं। इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के पर कत्लेआम किया गया, सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए। और आपको देश से माफी मांगनी है। अगर आज भी नहीं मांगेंगे तो संविधान जितना मर्जी जेब में डालिए। आप संविधान को जेब में लेकर घूमते सर। इन्होंने संविधान को तार-तार करने का काम किया है। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे आपका संरक्षण इसलिए चाहिए था कि झूठे आरोप लगाने बंद करे। ये संविधान की रक्षा आपने कभी नहीं की। इमरजेंसी जैसा कालखंड आया और संविधान को बार बार तार किया, संशोधन किया, तो आपने और आपकी पार्टी ने किया। धन्यवाद सर। श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हाँ, स्पीच हुई है ना उनकी, स्पीच हुई है। 9 पॉइंट उनकी स्पीच हुई है। आप बैठिए, स्पीच 9 पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीच हुई है। टेबल कर देंगे इसको अध्यक्ष जी। हाँ, इसको टेबल कर देंगे, आपके ये कर देंगे। आप बोलिए श्रीकांत शिंदे जी। अब मैं कहूंगा जब कर देना आप सभी लोग है ना खुद ही डायरेक्शन देने लग जाते हैं। श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे आज संविधान के 75 वर्ष पर हो रही चर्चा पर अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी स्वतंत्रता सेनानी, संविधान के सदस्य और इमरजेंसी के समय जेल गए संविधान सेनानियों को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस सदन में हमारे संविधान जो हमारे लोकतंत्र का, हमारे समाज का और हमारे संसद का स्तोत्र है। मैं अभी राहुल जी को सुन रहा था। मुझे लगता है कि संविधान को छोड़कर सभी बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने का काम यहां पर किया। गए वक्त आप सुन लीजिए, अभी हमने आपका सुना। गए वक्त भी अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, आज भी अभय मुद्रा के बाहर राहुल जी आए नहीं। अभय मुद्रा जो है वो नॉन वायलेंस सिखाता है, लेकिन जैसे अनुराग जी ने कहा कि ये यहाँ पर সাতমহীয়া অন্তঃসত্ত্বা পত্নীক এৰি অন্য মহিলাৰে বিবাহত বহিল ৰঙিয়াৰ এজন ব্যৱসায়ী। এটা পুত্ৰ সন্তান থকাৰ পাছতো ৰঙিয়াৰ মতিউল্লাহ নামৰ ব্যক্তিজনে বিবাহ কৰালে এগৰাকী যুৱতীক। ৰঙিয়াৰ বনগাঁৱত এই বহু বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চৰকাৰৰ আইনক ভেঙু চালি দেখুৱাই মতিউল্লাহ নামৰ লোকজনে পুনৰ বিবাহ কৰোৱাক লৈ এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। পূৰ্বৰ পত্নীক প্ৰায় মাৰধৰ কৰি যৌতুক বিচাৰি আহিছিল ব্যৱসায়ী মতিউল্লাহ। বিগত 8 বছৰ ধৰি শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰথমা পত্নী নুৰজাহান বেগমে। ইফালে প্ৰথমা পত্নী পুনৰ 7 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা, তাৰ পাছতো ব্যৱসায়ী মতিউল্লাহে বিবাহ কৰে আন এগৰাকী যুৱতীক। এই সম্পৰ্কত আৰক্ষী গোচৰ দিছে যদিও আৰক্ষী এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা। ইতিমধ্যে কামৰূপ আৰক্ষী অধীক্ষক অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ওচৰত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে পত্নী নুৰজাহান বেগমে।
ল'ৰা হোৱাৰ পাছতো মোক টেবলেট খুৱাই 2টা বাচ্চা মিছকেৰেজ কৰোৱাইছিল আৰু যেতিয়া দিল্লীত যাওঁ তেতিয়া 2 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়াও সেই টেবলেট খুৱাবলৈ লৈছিল তাৰপিছত টেবলেট নাখাওঁ আৰু সেই পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা মোক তাতে মাৰপিট কৰি থৈ গুচি মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ মোৰ বিয়া হৈছিল ৰঙিয়া বুনগাঁও চামচুৱাৰ আৰু পুতক মতিউল্লা আলিৰ লগতে 2016 চনতে 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে হৈছিল বিয়াৰ 3 মাহৰ পাছৰ পৰাই মোৰ অত্যাচাৰ আৰম্ভ হ'ল যৌতুকৰ কাৰণে পইচা টকা ডিমাণ্ড কৰে সেনেকুৱা কৰি পেলাই মাৰপিট কৰে তেওঁলোক তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহ চব লগাই দিয়ে হাজবেণ্ডে মাৰে টকাও ডিমাণ্ড কৰে সেইটো চব দিছোঁ এতিয়া মোৰ ল'ৰাজনো 8 বছৰ এটা আছে মই প্ৰেগনেণ্ট আছোঁ 7 মাহৰ এতিয়া মোৰ ল'ৰাজনক দেখুৱাবলৈ কাৰণে এমছত গৈছিলোঁ সেই 19 জুলাই তাৰিখে গৈছিলোঁ তাৰপিছত তাতে মোক মাৰপিট কৰি সিহঁতে পইচা ডিমাণ্ড কৰি পেলাই থৈ আহে সিহঁতে কি কৰিছে ছোৱালী এজনী চাই পেলাই বিয়া পাতিব ওলাইছে যেতিয়া গম পালোঁ বিয়া পাতিব ওলাইছোঁ তেতিয়া গুচি আহিলোঁ 30 তাৰিখে আহি যেতিয়া মই ৰঙিয়াত 12টামান বজাত নামি ডাইৰেক্ট সিহঁতৰ ঘৰতে গৈছোঁ সিহঁতৰ ঘৰত যাওঁতে শাহুৰিহঁতে নন্দেক আৰু নন্দেকৰ গিৰিয়েকে মোক মাৰপিট কৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়ে তেতিয়া খেদি দিয়াৰ পৰা মই থানাত আহোঁ থানাত এজাহাৰ এটা দিওঁ তেতিয়া থানালৈ মোক লগতে লৈ যায় তাৰপাছত আকৌ তাতো সোমাব নিদিয়ে সিহঁতে আকৌ লগত লৈ আহে কোনো ধৰণৰ একশ্যনে লোৱা নাই সিদিনাৰ পৰা তাৰপিছত মই সেনেকুৱা মাৰপিট খালোঁ তাৰপিছত সেনেকুৱাতে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত মই লখিমপুৰ গ'লোঁ তাতে 3 দিন এডমিট হৈ গ'লোঁ তাতে এডমিট হৈ তাৰপাছত আৰু আহিছোঁ ছাৰহঁতে কোনো ধৰণৰ একশ্যন লোৱা নাই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ জন্মদিন কেক কাটি উদযাপন কৰাতকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰক জন্মদিনত উপহাৰ দিয়ক গছপুলি এই আহ্বান অৰণ্য মানৱখ্যাত পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙৰ প্ৰকৃতি সেউজীয়া আৰু সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি এনেদৰে আহ্বান জনালে যাদৱ পায়েঙে লগতে তেজপুৰক এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ চহৰ বুলি উল্লেখ কৰিলে তেজপুৰৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আগশাৰী বিদ্যালয় তেজপুৰ ডন বস্কো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা 3দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে সোণালী জয়ন্তী দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত বাৰেৰহণীয়া এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় ফিটা কাটি শোভাযাত্ৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে দেওবাৰে সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগু তেজপুৰটো এনেই সেউজীকৰণে যিমানেই নগৰ নহওক সেইখনত আহি সকলোৱে ভাল পায় আমোদ পায় সেইকাৰণে তেজপুৰবাসীলৈ সদায় ধন্যবাদৰ পাত্ৰ যিহেতু পৰিৱেশটো সুন্দৰকৈ এতিয়াও আছে অন্যান্য নগৰতকৈ তেজপুৰৰ নগৰ বহুত সুন্দৰ আৰু অসমৰ ভিতৰতে চাফ চিকুণ নগৰ সেইকাৰণে তেজপুৰবাসীলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বৃক্ষৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আহ্বান জনাব ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এটাই আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁলোকে আগত জন্মতিথিত কি কৰিছিল কেক কাটিছিল কেকৰ বলি এজোপা গছ পুলি ৰুব লাগিব গছ পুলিটো ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ গছৰ গুণাগুণ গছৰ নাম জানিবলৈ আৰু যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমন্ত্ৰণ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীক আমন্ত্ৰণ এজোপাকৈ পুলিতে গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া চিৰসেউজীয়া ভাৰত সোনকালে হ'ব দেৰগাঁও ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ ঠিকাদাৰ গোবিন্দ পেগুৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল টায়ং গাঁওবাসী গোবিন্দ পেগু কোনো কাৰণতে পকী দলঙৰ ঠিকা কৰিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ গাঁওবাসী ঠিকাদাৰ গোবিন্দ পেগুৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকসকলৰ সেয়েহে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ পৰিৱৰ্তে এজন নিকা ঠিকাদাৰক দলং নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান ৰাইজৰ ভুৱা নথিপত্ৰ দাখিলেৰে ঠিকাৰ কাম লোৱাৰ অভিযোগ গোবিন্দ পেগুৰ বিৰুদ্ধে কিছুদিনৰ পূৰ্বে ভাইৰেল হৈছিল বিজেপি নেতা আকাশ ফুকন আৰু গোবিন্দ পেগুৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ তেওঁ সম্পূৰ্ণ ভুৱা কাগজে আমাৰ দলংখন আনিছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু তেওঁ যিবোৰ কাম কৰিছে কামৰ যিবোৰ নমুনা আমি দেখি পেলাই অসন্তুষ্ট সেইবোৰ কামৰ নমুনা কাৰণ এই দলংখন বনাব কি তেওঁলোকে এজন ঠিকাদাৰক আমাৰ দলংখন দি আমি এনেই আমাৰ ৰাইজসকলে এনেই বিপাঙত পৰিব নোৱাৰে আগত আছিলে এইখন আমি এইপিনে তিৰণি লৈ পেলাই পাৰ হৈ যাব লাগে দলংখন আমাৰ আকাশ দাক আমাৰ ৰাইজে ক'লে কৈছে আকাশ দাই ধুনীয়াকৈ দলংখন দিলে সেই ৰাইজে ধুনীয়াকৈ অহা যোৱা কৰি আছে গতিকে আমাৰ যিজন ঠিকাদাৰ সেইজন ঠিকাদাৰ বাতিল কৰি বেলেগ এজন ঠিকাদাৰক দিয়ক আমাৰ দলংখন ভাল হওক তাৰমানে ঠিকাদাৰজনৰ বিষয়ে মানে জালিয়াতি বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ ভালো নহয় বুলি কৈছে এতিয়া সেইকাৰণে আমাক ভাল এজন ঠিকাদাৰ লৈ পিনে আমাৰ দলংখন যিমান টকাৰে হওক লাগিলে আমাৰ দলংখন আৰু ভালকৈ বনাই দিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এইফালে দিয়ে কলেজলৈ গৈছিলে তেতিয়া মানে পানীত নামি যাবলগীয়া হয় বেমাৰী এজাৰি হ'লেও গৰ্ভৱতী মানুহ আমি মানে এইফালে দাঙি নিব লাগে এইখন জেগাত গাড়ী মটৰো নাহে দেখিছে নহয় গোটেই দ পানী এইফালে তাৰমানে বাৰিষা হ'লে আমাৰ বহুত কষ্ট হয় যোৱাবাৰ আমাৰ তেনেকুৱাই হৈছে
যোৱাবাৰ এই দলংখন এতিয়া দিলে বুলি অকণমান বাৰু যেই হওক এই মানুহকেইটা আজা কৰিব পৰা হৈছে এতিয়া পকী দলংখন দিলে আমি আৰু বহুত সুখী আৰু হ'লেও মানে এজন ভাল ঠিকাদাৰক দিব লাগে ভাল ঠিকাদাৰক দিব লাগে হয় শেখ হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পাছতে শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে বাংলাদেশৰ ভাৰত বিদ্বেষ পূৰ্বৰ ভাৰত বাংলাদেশৰ মধুৰ সম্পৰ্ক এতিয়া বাংলাদেশী মৌলবাদীয়ে তিক্ত কৰি তুলিছে বাংলাদেশে প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি অহা বিজয় দিৱসক লৈ পূৰ্বৰ দৰে উৎসাহ নাই কিন্তু তাৰ মাজতে দুয়োখন দেশে অহা 16 ডিচেম্বৰত কলকাতা আৰু অসমৰ শ্ৰীভূমি জিলাত বৰাকৰ 3খন জিলাৰ সহযোগত বিজয় দিৱসৰ উদযাপন কৰিব এফালে আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি বাংলাদেশ আৰু ভাৰতে বিজয় দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিলেও বিপৰীত দিশে বাংলাদেশে সীমান্তত যুদ্ধং দেখি মনোভাৱ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে বাংলাদেশৰ সেনাই 1971 চনৰ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধৰ সফলতাৰ পাছতে গঠন হৈছিল বাংলাদেশ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতাত পাকিস্তানৰ পৰা আঁতৰি আহি তেতিয়াৰ পূব পাকিস্তান আজিৰ বাংলাদেশ হিচাপে নতুন চিনাকি লাভ কৰিছিল 1971 চনৰ 16 ডিচেম্বৰত পাকিস্তানৰ সেনা বাহিনীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰা দিনটো বাংলাদেশ বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে প্ৰত্যেক বছৰে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত দুয়োখন দেশে যুটীয়াভাৱে বিজয় দিৱস উদযাপন কৰি আহিছিল বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধত নিহত শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি বিজয় দিৱসৰ দিনা সন্মান জনোৱা হয় প্ৰতি বছৰে সীমান্তত দুয়োখন দেশৰ সেনা বাহিনীয়ে উদযাপন কৰে এই বিজয় দিৱসৰ কিন্তু এবাৰ বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবিহে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু ইয়াৰ সৈতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ সৰ্বোত্তম TMT লগা এইটো মাইথান